बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस नंबर 162 मुलाहिज़ा फरमाएं। वो जाँ बख्शी की इल्तिजाएं कर रहा था। शायद इसी तरह की इल्तिजाएं वो औरतें भी करती रही हों जो उसकी राज़नी और ज़्यादती का शिकार हुई थी। चंद सेकंड बाद ज़ोरदार धमाका हुआ और उसकी हमेशा के लिए आवाज़ खामोश हो गई। अजमल घोड़े पर सवार यहाँ पहुंचा था। दर हकीकत यही वो अलहदा घुड़सवार था जो बाकी टुकड़ी से अलहदा आ रहा था और जिसकी निशानदेही डोले ने अपने तेज कानों के जरिए की थी। अजमल का यहाँ पहुंचना बड़े अचंभे से कम नहीं था। दर हकीकत अजमल रॉकेट बस्ती ही से शानी और डोले के पीछे लगा हुआ था। जख्मी होने के सबब शानी अजमल को अपने साथ नहीं लाई थी, लेकिन वो पीछे रह जाने वाला शख्स बिल्कुल भी नहीं था। उसकी निगाहें खमा वक्त रुस्तम और शानी का ताकुब करती थी और वो इनकी हिफाजत के लिए इनका साया बना रहता था। आज रात भी उसने शानी और डोले की नज़र में आए बगैर 10-15 मील का सफ़र किया था और हैरत अंगेज तौर पर अपने मकसद में कामयाब हो गया था। शानी ने कहा, तुम तो जख्मी थे अजमल। मर तो नहीं गया था। हमारे अंदर थोड़ा सा जान भी बाकी होता तो हम आपके पीछे ज़रूर आता। हमको बहुत बहुत कुछ ही है कि हमारा आपके पीछे आना किसी काम आ गया। हमें ज़्यादा देर यहाँ नहीं ठहरना चाहिए, डोले ने कहा। तम्बाकू की आवाज़ें पहाड़ों में दूर तक गूंजती हैं। अजमल और डोला जख्मी शाब को सहारा देकर लोडर तक लाए। जाली कांस्टेबल की जेब से बरामद होने वाली चाबी से शाब की हथकड़ी खोल दी गई। वो मारामारी की वजह से सख्ता ज़दा नजर आता था। साफ पता चल रहा था क्या वो डाला यानी लोडर ड्राइव करने के काबिल नहीं है। शानी को अपनी छीनी हुई अशिया वापस मिल गई थी। सबसे पहले इसने रुस्तम की दी हुई अंगूठी अपनी उंगली में वापस पहनी। इसे लगा जैसे वो कुछ देर के लिए अधूरी खो गई थी, अब फिर मुकम्मल खो गई है। अजमल, डोले और शानी ने मौके पर से अपनी मौजूदगी की सारी निशानियां समेट ली। मरने वाले दोनों अफराद में से एक की राइफल और गोलियों वाला बेल्ट उठाकर लोडर में रख ली। इन पहाड़ों में आवारा घूमने वाले इन जानवर नुमा इंसानों की लाशें खुले आसमां तले बेगौरो कफन पड़ी हुई थी। हरदम गहरे होते हुए बादलों के मरगोले इन्हें ढांपते चले जा रहे थे। क्या पता था कि इन इंसान नुमा जानवरों की लाशों को आज रात जंगली जानवरों ही से वास्ता पड़ जाता। इन खतरनाक राजनों के घोड़े कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। गालबन शदीद धमाकों के सबब वो इधर उधर भाग गए थे। अजमल का घोड़ा चूंकि दरख्त से बंधा हुआ था, लिहाजा अपनी जगह पर मौजूद था। अजमल ने अपना घोड़ा लोडर के अकब में बांध दिया और खुद ड्राइविंग सीट संभाल ली। गदीले पर लेटा वो इंस्पेक्टर हफीज इस सारी हंगामा आराई के दौरान में बिल्कुल साकत पड़ा रहा था। उसकी हालत बदसूर नाजुक थी। उसकी एक झलक देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो जितनी जल्दी किसी हॉस्पिटल तक पहुंच जाए उसके लिए उतना ही बेहतर है। अजमल की ड्राइविंग शाब से बेहतर थी। इनका सफर निस्बतन तेजी से तय होने लगा। कुछ आगे जाकर बादल साफ हो गए। ऐसे बुलंद पहाड़ों पर अबर ऐसे ही तेज रफ्तारी से आता जाता रहता है। अब जुनूब मशरिक की तरफ फासले पर बरी और जीका गली वगैरह की रोशनियां दिखाई देने लगी थी। पुख्ता सड़क ज्यादा फासले पर नहीं थी। करीबन 1 घंटे बाद वो बुलंद चनारों के दरमियान घिरी हुई एक तंग पुख्ता सड़क पर पहुंच चुके थे। सड़क पुख्ता होने के बावजूद टूटी फूटी थी और दूर दूर तक कोई मुतनफ़्फ़िस दिखाई नहीं देता था। यहाँ पहुंचकर तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक शानी ने अजमल से कहा वो अब घोड़े का लोडर के अकब से खोल दे और वापस चला जाए। अजमल कुछ देर मुतज़ब्ज़ब नजर आता रहा, फिर एक गहरी सांस लेकर रह गया। अब परेशान होने की बात नहीं है अजमल, यहाँ से आगे शाब आसानी से ड्राइव कर लेगा। लेकिन शानी बहन, अजमल मैंने बताया है ना, मेरी तरफ से फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। मैं पर्दे में रहूंगी। मेरा देहाती लिबास तुम देख ही रहे हो, कोई मसला नहीं होगा। हो सकता है कि इसको हॉस्पिटल तक पहुंचाते ही हम तीनों वापस आ जाएं। हमारा तो मशवरा है जी कि आप इसकी पॉकेट में एक पर्ची डाल दें, इस पर इसका सारा कोएफ मुआफ लिख दें। हॉस्पिटल वालों को खुद ही पता चल जाएगा कि ये पुलिस का बंदा है और इसका इलाज मिलाज अच्छी तरह होना चाहिए। चलो देखते हैं हमें क्या करना है। तुम बस जल्दी से वापस निकल जाओ। और खान भाई, याद रहे कि रास्ता बदल कर जाना है। डोले ने याद दहानी कराई। ऐसा ही होगा छोटू, अजमल खान ने कहा। कुछ ही देर बाद अजमल का घोड़ा और शाब का लोडर अलग-अलग समत में रवाना हो रहे थे। 2 बजे थे जब लोडर जीका गली से होता हुआ मरी पहुंचा। रात की पहर जगमगाती हुई को मरी सुनसान नजर आ रही थी। यूं लगता था कि अपने मकीनों की तरह वो भी सुकून की नींद में है। हरदम बारोनक नजर आने वाली माल रोड भी अक्सर सुनसान पड़ी हुई थी। जीपीओ के सामने से होते हुए वो तहसील हॉस्पिटल पहुंच गए। रास्ते में इन तीनों ने काफी सोचा था, ताहम शानी को अजमल की यह तजवीज़ मुनासिब नहीं लगी थी कि जख्मी हफीज की जेब में पर्ची रख दी जाए या जबानी किसी को बता दिया जाए कि वो पुलिस इंस्पेक्टर है, ताकि उसका बेहतरीन इलाज हो सके। ऐसा करने में कई तरह के अंदेशे थे। सबसे बड़ा अंदेशा तो यही था कि बहुत सी दूसरी जगहों की तरह डिप्टी रियाज के लोग यहाँ भी मौजूद होंगे। वो छोटे से छोटे सुराग को भी नज़रअंदाज नहीं कर रहे होंगे।
अगर उन्हें पता चल गया कि हाजी एजाज का करीबी साथी यहाँ हॉस्पिटल में एक देहाती के तौर पर मौजूद है तो वो इसकी पूरी तहकीक करेंगे। अगर डिप्टी रियाज के लोग शान ना भी होते तो भी आम पुलिस चौंक सकती थी कि इंस्पेक्टर हफीज अपनी ड्यूटी की जगह से इतनी दूर क्यों पाया गया है और कैसे जख्मी हुआ है। दूसरी तरफ हफीज को फौरी तिब्बी इमदाद की जरूरत भी थी। बेहतर यही था कि शानी हफीज की शिनाख्त बताए बगैर इसका इमरजेंसी इलाज शुरू कराती और फिर किसी तरह हाजी एजाज या उसके करीबी मातहत तक बदरिया फ़ोन ये इतला पहुंचाती कि हफीज एक वारदात का शिकार होकर मरी के हॉस्पिटल में है और इसे फौरी मदद की ज़रूरत है। शाब जो खुद भी जख्मी था अपने जख्म बुलाकर दौड़ा हो गया और स्ट्रेचर ले आया। कुछ ही देर बाद शानी और शाब इमरजेंसी वार्ड में थे। शानी ने डोले को लोडर के अंदर ही रहने दिया था और हिदायत की थी कि वह लोगों की निगाहों में आने से बचा रहे। रात की दोपहर किसी सीनियर डॉक्टर का मिलना तो महाल था। ड्यूटी पर मौजूद 2 डॉक्टर ने हफीज को इब्तदाई तिब्बी इमदाद दी। इसका ब्लड प्रेशर मुसलसल लो हो रहा था। इसे ड्रिप में इंजेक्शन दिए गए और ऑक्सीजन भी लगा दी गई। शानी ने हफीज का नाम हफीज ही लिखवाया, ताहम बताया कि वो इसका भाई है। ये लोग उच्चे ग्रां से आए हैं। चंद दिन पहले हफीज के बाग में नामालूम चोर घुस आए और वो इनके साथ लड़ाई में जख्मी हुआ है। हफीज के सर के एक्सरे कराए गए, 1-2 ब्लड टेस्ट भी हुए, जख्म की मरहम पट्टी हुई। ताम साफ नजर आता था कि यह सब आर्जी ट्रीटमेंट है। असल इलाज तब शुरू होगा जब सीनियर डॉक्टर और न्यूरो फिजिशियन वगैरह पहुंच जाएंगे। यह भी मुमकिन था कि तब हफीज को रावलपिंडी या इस्लामाबाद मुंतकिल करने का मशवरा दे दिया जाता। बहरहाल हॉस्पिटल पहुंचने से इतना हुआ कि हफीज की दम बदम बिगड़ती हालत एक जगह पर रुक गई। सुबह तक हफीज कुछ संभला हुआ नजर आने लगा, ताहम वो अभी तक नीम बेहोश था। शानी ने 2-3 बार इसे बड़बड़ाते हुए भी सुना। पहले इसने अपनी मां को पुकारा, फिर शकीला का नाम लिया। यकीनन यही उसकी नौबयाता थी जो किसी नामालूम बस्ती के नामालूम मुकाम पर मौजूद थी और एक ऐसी खिड़की में बैठकर उसे खत लिखती थी जिसमें 14वीं का चांद अपनी किरणें बखेरता था। रात को सुनसान पहाड़ों में सफर करते हुए खतरनाक राहजनों फिरदौस वगैरह से जो मारा मारी हुई थी उसमें शाब को भी 1-2 जोरदार चोटें लगी थी। हफीज की तरफ से कुछ तसल्ली हुई तो शाब ने कहा वो भी अपनी पर्ची बनवाए और पट्टी वगैरह करवा ले। शानी के मजबूर करने पर शाब पर्ची बनवाने और ड्रेसिंग वगैरह करवाने के लिए चला गया। उसे गए हुए 20-25 मिनट ही हुए थे कि हफीज की हालत फिर कुछ खराब नजर आने लगी। उसके हाथ पांव में तशन्नुज नमूदार हुआ और सांस की रवानी भी मुतासर हो गई। होंठ जो पहले सुर्खी माइल नजर आने लगे थे फिर हल्के नीले हो गए। शानी भागी हुई गई और ड्यूटी डॉक्टर को ले आई। डॉक्टर ने सबसे पहले ब्लड प्रेशर चेक किया, फिर शानी को तसल्ली देते हुए बोला घबराने की बात नहीं है बीबी, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। फिर उसने एक पर्ची पर लिखते हुए कहा ये इंजेक्शन जल्दी से मंगवा लो। शानी ने कांपते हाथों से पर्ची ली और वार्ड से बाहर आ गई। अब धूप निकल आई थी। हॉस्पिटल के वसी आते में चहल पहल नजर आ रही थी। टोला यकीनन लोडर के अंदर ही सोया हुआ था। शानी खुद को ओढ़नी में छुपाए फार्मेसी में आई। जहां से ये इंजेक्शन नहीं मिला इसे बताया गया कि यह बाहर से मिलेगा, शायद माल रोड से। माल रोड ज्यादा दूर नहीं था। वो पर्ची थामे पैदल ही चल पड़ी। चादर के नकाब में से सिर्फ उसकी आंखें नजर आ रही थी। इस बात का अंदेशा नहीं था कि वो पहचानी जा सकती है। फिर भी कहीं दिल की गहराई में ये ख्याल जरूर मौजूद था कि इसने रॉकेट के इन बेआबाद पहाड़ों में से यहाँ कर रिस्क लिया है। इससे ज्यादा खतरा डिप्टी रियाज और उसके हरकारों की तरफ ही से था। वो माल रोड पर पहुंची। ये गर्मियों का आगाज था। मरी के सीजन का आगाज हो चुका था। अभी ज्यादा दिन नहीं हुए थे मगर जीपीओ के इर्द गिर्द चहल पहल नजर आ रही थी। शानी ने बहुत दिनों बाद किसी शहर की गहमा गहमी देखी थी। इसे सब कुछ ही अजीब लग रहा था। इसने एक मेडिकल स्टोर वाले को पर्ची दिखाई। उसने भगोर देखने के बाद कहा बीबी ये टीका नहीं है लेकिन इस जैसा दूसरा मिल जासी। तुम कहाँ से आई हो? हॉस्पिटल से। मेरा भाई दाखिल है। वो देहाती लहजे में बोली। क्या हुआ उसे? सर पर चोटें आई हैं। मैं तुम्हें दूसरा टीका दे देता हूँ, तुम डॉक्टर को दिखा लो। अगर डॉक्टर इनकार कर सी तो फिर मुझको वापसी कर जाना। लेकिन डॉक्टर बीबी मुझे यकीन है कि यह टीका तुम्हें मरीज से नहीं मिलेगा। अगर ट्राई करनी है तो कर लो। शानी ने मुनासिब समझा कि यही टीका ले ले। इसने अदायगी कर दी। अदायगी करने के दौरान में इसने महसूस किया कि इसकी दाईं जानिब खड़ा एक शख्स ध्यान से इसकी तरफ देख रहा है। उसकी छोटी छोटी दाढ़ी और घनी मूंछें थी। शानी उस पर मजीद ध्यान दिए बगैर बाहर निकल आई। इसके कदमों में बेताब तेजी थी। वो जल्द अज जल्द हफीज तक पहुंच जाना चाहती थी। इसका बस नहीं चल रहा था वरना शायद वो दौड़ना शुरू कर देती। हफीज के सिवा इसे सब कुछ भूला हुआ था। अचानक इसकी रगों में लहू जम सा गया। इसने देखा कि छोटी छोटी स्याह दाढ़ी वाला वही शख्स इसके पीछे आ रहा है। शानी एकदम बगली गली में घुस गई। यहाँ दोनों तरफ रेस्टोरेंट थे और पूरियां तली जा रही थी। शानी का बदतरीन अंदेशा दुरुस्त साबित हो गया। वो शख्स वाकई इसके पीछे था।
शानी को यह अंदेशा तो था कि अगर मरी में इसे 1-2 दिन रुकना पड़ा तो कहीं कोई बदखुआ इसे पहचान ना ले, लेकिन यह तो हरगिज़ ना थी कि मरी पहुंचने के 6-7 घंटे बाद ही एक मशकूक शख्स इसके पीछे लग जाएगा। कौन है ये? है कौन? ये सवाल एक शोले की तरह शानी के जहन में चकराने लगा। कहीं ये पीर कुदरत का कोई खतरनाक चेला तो नहीं? लाहौर की कोठी में जो कुछ इसके साथ हुआ था वो बरकी कोंदे की तरह इसके जहन में लपक गया। पीर कुदरत की चहीती बीवी की मौत का बदला लेने के लिए उसके एक जुनूनी चेले ने इसके घर में घुसकर शानी पर हमला कर दिया था। अगर ग्रीस आड़े ना आती तो शायद वो मबहूतुल आवाज इसे नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा जाता। शानी के दिल की धड़कन कई गुना बढ़ गई। उसके साथ ही इसे एहसास हुआ कि शायद यहाँ आकर इसने संगीन गलती की है। इसे नहीं आना चाहिए था। तो क्या फिर वो हफीज को वहीं छोटे साईं की जालियत के हाथों मर जाने देती? ये सवाल भी अपनी जगह पूरा वजन रखता था। हॉस्पिटल में दाखिल होते ही शानी ने इर्द गिर्द देखा। ताकुब करने वाला इसे कहीं नजर नहीं आया। इसे थोड़ा सा सुकून महसूस हुआ। इस इंजेक्शन मुतलका डॉक्टर तक पहुंचाया, जो डॉक्टर ने ले लिया। इंजेक्शन लगने के बाद हफीज की हालत बतदरीज संभल गई। कुछ देर बाद डॉक्टर्स का राउंड हुआ। हफीज का तफसीली मुआयना किया गया, टेस्ट की रिपोर्ट्स वगैरह देखी गई। शानी से मुख्तलिफ सवालात पूछे गए और बाद शानी को बताया गया कि अभी इसके मरीज को यहीं पर रखा गया है। आज शाम तक कुछ मजीद रिपोर्टें आ जाएंगी, तब बताया जाएगा कि इसे रावलपिंडी ले जाना है या यहीं पर इलाज हो जाएगा। शानी के पास हाजी अयाद के दस्ते राज सब इंस्पेक्टर अख्तर का फ़ोन नंबर मौजूद था। इसने हॉस्पिटल के पीसीओ से मुतअद्दिद कोशिशें की मगर कामयाबी नहीं हुई। इसने पहलवान के मोबाइल नंबर पर भी कई बार ट्राई की। 2-3 बार शाह भी कोशिश करके आया मगर सब कुछ ला हासिल रहा। मेडिकल स्टोर पर मशकूक शख्स को देखने के बाद शानी चाह रही थी कि वो जल्द से जल्द डोले और शाह के साथ यहाँ से वापस चली जाए। हफीज किसी हद तक महफूज हाथों में मौजूद था। आज सारा दिन रह रहकर इसे महसूस होता था कि इसने दाढ़ी मूंछों वाले उस शख्स को कहीं देखा है। शाम के वक्त शाब के सराहने बैठे बैठे इसके ज़हन में चमका सा हुआ। इसे याद आ गया कि यह मनहूस सूरत किसकी है और इसका ताल्लुक किससे है। इसके जिस्म में चिंटियां सी रेंग गई। ये नासिर था, डॉक्टर नासिर नहीं, चौधरी बशीर की रखेल शुमाइला का बेगैरत खामन नासिर एजाज। चौधरी बशीर इसके घर में मेहमान ठहरा हुआ था और ये शख्स चौधरी बशीर को अपनी बीवी के साथ खलूवत फराहम करने के लिए किसी बहाने से लाहौर चला जाता था और फिर उसके घर पर ताऊ शाम के मुश्तइल कारिंदों ने हमला किया था। उस हमले में नासिर की टांग पर भी गोली लगी थी और लड़ाई में उसका एक कान तकरीबन कट गया था। शानी उस लड़ाई से बचकर ढोले के हमरा भाग निकली थी और आज एक अरसे बाद ये मनहूस शख्स शानी को फिर यहाँ मरी के मेडिकल स्टोर में नजर आ गया था। गालिब इम्कान यही था कि इस शख्स ने मेडिकल स्टोर पर शानी की आवाज़ सुनी और इसके हवाले से शुबे में मुब्तला हुआ। हौसला अफजा बात सिर्फ एक ही थी और वो ये कि जब शानी हॉस्पिटल में दाखिल हुई तो वो हकम में दिखाई नहीं दिया था, मगर गौर किया जाता तो ये बात कुछ ऐसी हौसला अफजा भी ना थी। नासिर ने जान लिया होगा कि वो अपने किसी ऐसे मरीज के लिए दवा लेकर जा रही है जो हॉस्पिटल में दाखिल है। मरी का बड़ा हॉस्पिटल यही था, लेकिन इतना बड़ा भी नहीं था कि यहाँ किसी का सुराग ना लगाया जा सके। एक बात सोचकर शानी का दिमाग सुन्न हो रहा था। अगर वो वाकई नासिर की निगाहों में आ चुकी थी तो इसका मतलब था कि वो चौधरी बशीर की निगाहों में आ चुकी है और मौजूदा हालात में चौधरी बशीर उसके लिए जितना खतरनाक साबित हो सकता था वही जानती थी। शाम के फौरन बाद शानी ने शाब से कहा, मेरा ख्याल है कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। तुम ये पैसे ले जाओ और बैंक की तरफ से लोडर में डीजल डलवा लाओ। जैसे आपकी मर्जी थी, मैं बस गया ते आया। आपके लिए खाना शाना भी ले आता हूँ। आपने सवेरे से कुछ नहीं खाया, लेकिन ये पैसे मैंने आपसे बिल्कुल नहीं लेने हैं छोटी बीबी। उसने 500 का नोट वापस मेज पर रख दिया। नहीं शाब, मैं ऐसा नहीं करने दूंगी। शानी ने बहुत इसरार किया लेकिन शाब ने उसकी एक ना चलने दी। आखिर शानी ने महसूस किया कि वो रो पड़ेगा। वो गहरी सांस लेकर बोली, अच्छा ठीक है, लेकिन मेरी दूसरी बात तुम्हें मानना पड़ेगी। तुम मुझे और ढोले को आखिर तक लेकर नहीं जाओगे। बोरेवाल से 7-8 मील पहले ही उतार दोगे। उससे आगे हम पैदल जाएंगे। तुम लोडर वहीं छोड़कर पैदल वापस मरी आ जाओगे या जहां भी जाना चाहो चले जाओगे। हम वहां बुरेवाल में मुतवल्ली इब्रार को बेहोश छोड़ आए थे। ऐसी हालत में तुम्हारा बुरेवाल वापस जाना मुनासिब नहीं है। इस बात पर भी शाब और शानी में तकरार हुई। शाब छोटी बीबी को रास्ते में छोड़कर वापस आना नहीं चाहता था। बहरहाल शानी की यह बात तो उसे मानना ही पड़ी। शाब डोले के साथ लोडर में डीजल भरवाने और खाना लेने चला गया। उसके जाने के 10-15 मिनट बाद ही हॉस्पिटल में अचानक बिजली चली गई। घटाटोप अंधेरा छा गया। लोग मोमबत्तियां और माचिस वगैरह ढूंढने लगे। शानी भी नीचे झुककर साइड टेबल में हाथ चलाने लगी। या इसने मोमबत्ती देखी, बेड की दूसरी तरफ से एक औरत की आवाज आई, मुझे माचिस मिल गई है, किसी के पास मोमबत्ती है?
शानी का हाथ मोमबत्ती से छुआ। इसने कहा, हाँ खाला जी, मोमबत्ती मेरे पास है। इससे पहले कि मोमबत्ती और माचिस का मिलाप होता, एक और मिलाप हुआ। यह मिलाप शानी के होंठों और एक आहनी खाद का था। यह हाथ एक झटके से शानी के मुंह पर आया और दूसरे हाथ ने शानी की पतली कमर को अपनी आहनी गिरफ्त में ले लिया। शानी को यही महसूस हुआ कि इसकी कमर किसी के बाजू में नहीं, किसी शिकंजे में जकड़ी गई है। शानी पर हमला करने वाले ने किसी गुड़िया ही की तरह इसे उठा लिया। शानी ने महसूस किया कि इसके पांव फजा में बुलंद है और इसकी एक चप्पल निकल कर गिर गई है। इसने चिल्लाने की कोशिश और खुद को छुड़ाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन दोनों हाथों की गिरफ्त बहुत मजबूत थी। हमलावर 8-10 कदम ही चला होगा कि तारीकी में शानी का दायां हाथ एक बेड पर पड़ गया। शानी ने पूरी कुव्वत से बेड के सराहने वाला लोहा थाम लिया। बेड पर कोई मरीज नहीं था। शानी ने उसके सराहने वाले फ्रेम को इतनी ताकत से पकड़ा था कि बेड साथ साथ घिसटने लगा। अजीब शोर पैदा हुआ। गहरी तारीकी के बावजूद इर्द गिर्द मौजूद मरीजों और उनके लवाहिकीन को अंदाजा हो गया कि कोई गड़बड़ हो रही है। किसी शख्स ने चिल्लाकर कहा, कौन है, क्या हो रहा है? फिर किसी ने टॉर्च रोशन की, लेकिन उससे पहले ही बेड का सिरा शानी के खास से छूट गया। एकदम सिरा छूटने के सबब हमलावर और शानी एक बरामदे में गिरे। शानी के ऊँटों से आहनी हाथ हट गया। वो चिल्लाई और उसके साथ इसने तड़प कर खुद को हमलावर की गिरफ्त से आज़ाद करा लिया। आज़ाद होते ही वो उठकर भागी। तारीकी में एक नहीं 2 साए इसके पीछे थे और ऐन मुमकिन था कि उनके पास कोई खतरनाक हथियार भी हो। शानी जल्दी से एक कॉरिडोर में मुड़ गई। वो एक एक्सरे रूम में घुसी, किसी स्ट्रेचर से टकराई और फिर एक्सरे रूम के दूसरे दरवाजे से निकलकर एक बरामदे में आ गई। अभी तक जनरेटर वगैरह नहीं चले थे। हॉस्पिटल मुकम्मल तारीकी में डूबा हुआ था। शानी साफ महसूस कर रही थी कि हमलावर इसके पीछे हैं। उनकी तादाद शायद 2 से भी ज्यादा थी। उनकी खतरनाक आवाजें शानी के कानों तक पहुंच रही थी। उधर गई है, नहीं नहीं इधर है, वो देखो, वो है सामने, पकड़ो साली को। शानी किसी स्टूल से टकराती हुई छोटे से ग्रासी लान में गिरी। यह हॉस्पिटल के एक बगली गेट था। सामने कचरे के एक बड़े ड्रम के इर्द गिर्द बिल्लियां मंडला रही थी। वो बिल्लियों के दरमियान से गुजरकर छोटे गेट से निकलती हुई सड़क पर आ गई। इसे अपने रुख का कुछ पता न था, ना ही ये मालूम था कि वो हॉस्पिटल की किस समत में है। इसने देखा हमलावरों के साए बरामदे की सीढ़ियां फलांगते हुए ग्रासी लान में आ गए थे। वो अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहे थे कि वो बाहर निकली है या हॉस्पिटल के अंदर ही है। यकीनन उनके लिए इस नतीजे पर पहुंचना मुश्किल नहीं था कि वो गेट से निकल गई है। शानी को एक सुजुकी खाई रूफ नजर आई। वो धीमी रफ्तार से गेट के सामने से गुजर रही थी। शानी ने उसे हाथ देकर रुकने का इशारा किया और इससे पहले कि वो पूरी तरह रुकती, शानी ने उसकी साइड का स्लाइडिंग दरवाजा खोला और सवार हो गई। ड्राइविंग सीट पर बैठे अधेड़ उम्र शख्स ने मुड़कर इसकी तरफ देखा। प्लीज मुझे ले चले, प्लीज गाड़ी आगे बढ़ाएं, शानी ने इल्तजा की। अधेड़ उम्र शख्स ने सारी लाया और गाड़ी आगे बढ़ा दी। शानी कांप रही थी। इसने मुड़कर देखा, साए भागते हुए नजर आए। उन्होंने शानी को सुजुकी में सवार होते देख लिया था। वो गाड़ी के पीछे दौड़े। शानी ने वहशत ज़दा आवाज में कहा, प्लीज जल्दी करें, वो आ रहे हैं, वो आ गए हैं। गाड़ी की रफ्तार तेज नहीं हुई, वो बस बाईसाइकिल की रफ्तार से जा रही थी। शानी फिर चिल्लाई, आप क्या कर रहे हैं, गाड़ी तेज करें, वो मुझे पकड़ लेंगे और वो खतरनाक लोग हैं। गाड़ी वाले ने मुड़कर अकब में देखा, मगर वो रफ्तार बढ़ाने में कामयाब नहीं हुआ। शायद वो ऐसा चाह ही नहीं रहा था। पीछा करने वाले करीब आते जा रहे थे। ये क्या कर रहे हो तुम? शानी फिर चीख कर ड्राइवर से मुखातिब हुई। वही कर रहा हूं जो कर सकता हूं, गाड़ी वाले ने गंभीर आवाज में कहा और ब्रेक लगा दी। गाड़ी रुक गई। पीछे आने वाले तेज बगोलों की तरह अंदर घुस आए। एक ने शानी को अपनी आहनी गिरफ्त में जकड़ दिया और दूसरे ने गाड़ी का दरवाजा अंदर से ला कर दिया। गाड़ी वाला अब भी सुकून से बैठा था। उसने मुस्कुराकर शानी की तरफ देखा और गाड़ी आगे बढ़ा दी। डबल करो उस्ताद जी, हमलावरों में से एक ने ड्राइवर से कहा। उसने इस बात में सारी लाया और गाड़ी को आनन फानन 30-40 की स्पीड पर पहुंचा दिया। शानी पर इंकिशाफ हुआ कि इसकी बदकिस्मती से गलत गाड़ी में ले आई और वो भागकर एक ऐसे शख्स के पास पहुंच गई जिसके साथ ही इसे भागने पर मजबूर कर रहे थे। अब वो शख्स बड़ी सफाकी से हंस रहा था। इसने खुद को जकड़ने वाले के चेहरे पर कई तमाचे मारे, लेकिन फिर 2-3 मजीद हाथों ने इसे दबा लिया। वो बेबस हो गई। सड़क के दोनों तरफ बखरूती छतों वाले घर रोशन थे। लाइट सिर्फ हॉस्पिटल की गई थी या शायद प्रोग्राम के तहत बंद कर दी गई थी। इंसानों की तरह बैठी रहो चुदरानी, वरना हम बदतमीजी करने पर मजबूर हो जाएंगे। एक जहरीली आवाज शानी के कानों से टकराई। इसे धुंधलाई हुई नजरों से देखा। इसके पीछे आने वालों में से एक नासिर एजाज था। कनी मूंछों और छोटी छोटी दाढ़ी के बावजूद वो उसे पहचान सकती थी। शानी ने देखा उसके हाथ में रुमाल में लिपटी हुई कोई चीज थी। यह पिस्तौल था। आवाज से उसके बाल मुंतशिर हुए तो शानी ने देखा बालों के नीचे उसके कान की जगह एक छोटा सा टूंड था। शानी को मलका कोसार मरी से रावलपिंडी ले जाया गया। ये काम सुबह का उजाला फैलने से बहुत पहले पहले मुकम्मल हो गया।
शानी को एक नामालूम रिहायशी आबादी की कोठी में पहुंचाया गया। लान और पोर्च से अंदाजा होता था कि यह किनाल 1.5 किनाल की कोठी है। यहाँ शानी को एक राइफल बरदार गार्ड और एक डाक कॉटेज भी नजर आया। गाड़ी अंदरूनी दरवाजे के ऐन सामने रोकी गई और 3-4 अफराद ने शानी को दबोच कर तेजी से अंदर पहुंचा दिया। कोठी के बस में एक कमरा गालबन शानी के लिए पहले से तैयार कर दिया गया था। यहाँ एक बेड और स्टील की एक कुर्सी के सिवा कोई शय मौजूद न थी। खिड़की और रोशनदानों पर लोहे की ग्रिल थी। शानी को कमरे में धकेल कर लकड़ी का मोटा दरवाजा बाहर से मुकफ्फल कर दिया गया। शानी अच्छी तरह समझ गई थी कि यहाँ रोने चिल्लाने का कोई फायदा नहीं है। इस पर हाथ डालने वाले लोग ऐसे नहीं थे कि कच्चा हाथ डालते। वो बेड पर बैठने की बजाय खड़ी रही। इसने बंद दरवाजे से माथा टेका और सिसकियों से रोने लगी। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि इसके साथ ये सब कुछ हुआ है और इतनी जल्दी हुआ है। बेशक इसके ज़हन में अंदेशे मौजूद थे और ये अंदेशे ज्यादातर डिप्टी रियाज की तरफ से थे। इसे तवक्को न थी कि वो रियाज से भी खतरनाक शख्स के हत्थे चढ़ जाएगी और वो भी इतनी जल्दी के साथ। इसे वो सारी बातें याद आ गईं जो वक्तन फवक्तन इससे कही गई थी और जिनका लुब्बे लुबाब ये था कि तहसील मरी के इन पहाड़ों से बाहर इसके लिए खतरात ही खतरात हैं। ये बातें कहने वाले यकीनन इसके खैर ख्वाह थे। उनमें हाजी आजाद था, पहलवान था, अजमल खान और चाचा इब्राहिम थे। तो वो क्यों उनकी बातों को रद्द करके यहाँ चली आई? इसे खुद को मुलामत की, लेकिन फिर फौरन दूसरा ख्याल इसके जहन में आया। इसने एक कीमती जान बचाने के लिए ऐसा किया था, एक ऐसी जान जिसकी सलामती के तुफैल रुस्तम की तलाश कामयाब हो सकती थी और वो अपने मकसद में किसी हद तक कामयाब भी रही थी। हफीजा भी महफूज हाथों में था। शाहराब मेरी मदद कर। वो दरवाजे से लगी लगी सिसक उठी। कमरे में बुलंदी पर लगा हुआ वाल क्लाक अब दिन 7 का वक्त बता रहा था। ताम इस कमरे में दिन की रोशनी की पहुंच नहीं थी। वो निडाल सी होकर बेड पर बैठ गई। खैंचा तानी में इसकी आस्तीन फट गई और चप्पल भी कहीं निकल गई थी। जहां जहां इसे सख्ती से पकड़ा गया था वहां वहां जलन थी और खराशें नमूदार हो गई थी। वो डोले और शाब के बारे में सोचने लगी। न जाने उन पर क्या बीती थी। डोले के बारे में तो किसी को मालूम ही ना था कि वो इनके साथ है। ताम शाब की तरफ से शानी को खदशा महसूस हो रहा था। फिर शानी का ध्यान मुन्ने की तरफ चला गया। वो परसों सापैर उसे चाचा इब्राहिम के घर में सोता छोड़कर आ गई थी। इसका ख्याल था कि वो ज्यादा से ज्यादा 2-3 घंटे में मुन्ने के पास वापस पहुंच जाएगी। वो सोचने लगी वो शाम के बाद 8 बजे के करीब जागा होगा। उसे चानी को कमरों में ढूंढा होगा। फिर ग्रीस और बेजी ने उसे तसल्ली दी होगी। इसने तो रात जैसे तैसे काट ली होगी, लेकिन अब उसकी निगाहें मुसलसल घर के बैरूनी दरवाजे पर लगी होंगी। उसकी मासूम आंखों में इंतजार के सिवा और कुछ नहीं होगा। कमरे के बाहर से मदम आवाजें शानी की समात में पहुंच रही थी। कनकटा नासर मोबाइल फोन पर बात कर रहा था। जी जी सब ठीक हो गया जी, बड़ी इज्जत से लेकर आए हैं चुदरानी साहिबा को। नहीं जी कोई मसला नहीं हुआ। वो दूसरी तरफ से की जाने वाली बात सुनता रहा और अनकारा भरता हुआ फिर बोला, आप कहाँ पहुंचे हैं जी? ठीक है, बस 1-1.5 घंटे का रास्ता होगा। आखिर में उसने कहा ओके ओके, आप बिल्कुल बेफिक्र रहे और फोन बंद कर दिया। शानी की धड़कनें ज़ेरो ज़बर होने लगी। यकीनन नासर चौधरी बशीर से बात कर रहा था। शानी के दिल की धड़कनें ज़ेरो ज़बर होने लगी। नासर यकीनन चौधरी बशीर से बात कर रहा था।